स्टूडेंट्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। इस सेक्शन में हम सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को यूपीएससी सिलेबस के साथ लिंक करते हैं। उसके बाद विस्तार से उस एडिटोरियल में दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को देखते हैं और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं उन्हें समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप सब लोग काफी पसंद कर रहे हैं और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर रखें। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। स्टूडेंट्स, आज का एडिटोरियल हम लोगों ने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है जो 24 सितंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है अ लाइट टच। यदि इस एडिटोरियल को समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि डिजिटल क्षेत्र में समस्याजनक सामग्री या कंटेंट की भरमार होती है, लेकिन विनियमन कठोर के बजाय कुशल और दूरदर्शी होना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंटरनेट पर आज के समय आपको बहुत सारा समस्याजनक कंटेंट मिल जाएगा और यदि सरकार इसको रेगुलेट करना चाहती है तो सरकार को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो भी कदम उठाए वो कठोर ना होकर के कुछ इस तरीके से लिए जाएं जो कि कुशल और दूरदर्शी हों। आज के एडिटोरियल को यदि हम अपने यूपीएससी सिलेबस के साथ लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 3, जिसमें चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस से लिंक करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। स्टूडेंट्स, हाल ही में सरकार ने 2 बार संकेत दिया कि डिजिटल मीडिया क्षेत्र में गैर कानूनी सामग्री और नुकसान पहुंचाने वाली भ्रामक सूचनाओं की समस्या से निपटने के लिए कुछ और नियमों के प्रवर्तन पर विचार किया जा रहा है। 21 सितंबर को सुदर्शन टीवी से संबंधित मामले में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए स्वयं नियामक तंत्र में सुधार हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा मांगे गए जवाब पर दायर हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा, देखिए, सुदर्शन टीवी का मामला था क्या। सुदर्शन टीवी पर एक प्रोग्राम प्रसारित होने वाला था जिसके ऊपर कोर्ट ने रोक लगा दी। उसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा और जब केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दायर किया तो केंद्र सरकार ने कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न रेज किए। जो वेब आधारित डिजिटल मीडिया का विनियमन वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। केंद्र सरकार का मानना है कि जो डिजिटल मीडिया है उसको रेगुलेट करने की आवश्यकता इस समय सबसे ज्यादा है। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि यदि प्रॉपर चेक्स नहीं रखे गए तो हो सकता है कि आने वाले समय में डिजिटल मीडिया जो है वो हेट या फिर वायलेंस इस सबको स्प्रेड कर सकता है लोगों के बीच में। उसी दिन इलेक्ट्रॉनिक और आईटी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि उनका मंत्रालय मध्यवर्ती संस्थानों को अधिक उत्तरदायी और जिम्मेदार बताने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम में संशोधन के लिए कार्यरत है। संजय धोत्रे जी ने कहा कि इन सारी चीजों को, और साथ ही साथ यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है मध्यवर्ती संस्थान, इंटरमीडियरीज। इसका मतलब होता है कि वो संस्थान जो इंटरनेट, टेलीकॉम, ईमेल, ब्लॉगिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं उनको हम लोग मध्यवर्ती संस्थान कहते हैं। तो कहा है कि उनको और रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए जो आपका आईटी एक्ट 2011 है उसमें संशोधन के लिए काम किया जा रहा है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये आपका इंटरमीडिएट गाइडलाइन रूल्स 2011 क्या था, लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है कि जो आईटी एक्ट 2000 थोड़ा उसके बारे में समझ लें। अब आईटी एक्ट 2000 था क्या? देखिए, इस एक्ट के अंदर कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, किसी भी तरीके का डेटा या फिर इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है उसको रेगुलेट किया जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत कुछ कामों को यहाँ पे अपराध की श्रेणी में डाला गया है, जैसे नंबर 1, टैंपरिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। किसी भी तरीके की छेड़खानी अगर कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट से की गई है वो एक अपराध होगा। हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम, एक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म, यानी कि कोई भी ऐसे एक्टिविटी जिससे कि देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, रक्षा के ऊपर किसी तरीके का खतरा आता है वो भी एक्ट ऑफ टेररिज्म होगा, वो भी एक तरीके का अपराध होगा। और चीटिंग यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेस, यानी कि ऑनलाइन फ्रॉड, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, वो भी एक अपराध की श्रेणी में ही डाला गया है। अब आते हैं स्टूडेंट्स अपने इंटरमीडिएट गाइडलाइन रूल्स 2011 के ऊपर। द एक्ट डिफाइन इंटरमीडिएट्स एज दोज हु प्रोवाइड इंटरनेट, टेलीकॉम, ईमेल और ब्लॉगिंग सर्विसेज एंड इंक्लूड साइबर कैफेज। मैंने आपको बताया इंटरमीडिएट्स वो जो इंटरनेट, टेलीकॉम, ईमेल, ब्लॉगिंग सर्विसेज
प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे साइबर कैफेज को भी इसी श्रेणी में डाला गया है। एन इंटरमीडियरी इज नॉट लायबल फॉर एनी कंटेंट होस्टेड और ट्रांसमिटेड थ्रू इट बाय अ यूजर। देखिए, कोई भी इंटरमीडियरी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा फॉर एनी कंटेंट, किसी भी तरीके का कंटेंट जो किसी यूजर ने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड किया है, उसके लिए आपका मध्यवर्ती संस्थान बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा। Intermediaries are required to comply with due diligence standard and to remove unlawful content upon receiving actual knowledge। ये जितने भी मध्यवर्ती संस्थान हैं, इन लोगों को बहुत केयरफुल होकर के जितने भी जो भी स्टैंडर्ड्स बताए जा रहे हैं सरकार द्वारा, उन सभी स्टैंडर्ड्स को सही तरीके से फॉलो करना होगा और सूचना मिलने पर उस अनलॉफुल कंटेंट को रिमूव करना होगा। जो सेक्शन 79 है इस एक्ट का, वो सरकार को एम्पावर करता है कि वो इन मध्यवर्ती संस्थानों को जो कदम इनको उठाने चाहिए वो बताए जा सकते हैं। The rules require each intermediary to publish terms of use। ये जो रूल्स हैं ये हर मध्यवर्ती संस्थान को ये बोलते हैं कि आप अपने टर्म्स ऑफ यूज, यदि आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो उस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए जो भी आपके टर्म्स ऑफ यूज होने चाहिए, ये इंटरमीडियरीज से कहा गया है कि आप हमारे जो टर्म्स ऑफ यूज हैं आप उनके हिसाब से ही यहां पे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि ये जो आपके टर्म्स ऑफ यूज होंगे, उन टर्म्स ऑफ यूज के अंतर्गत आपका यूजर किसी भी तरीके का ऐसा कंटेंट जो कि हार्मफुल हो, हरासमेंट होता हो, ईश निंदा करता हो, डिफेमेटरी हो, अश्लील हो, हेटफुल हो, रेशली या फिर एथनिकली ऑब्जेक्शनेबल हो या फिर अनलॉफुल हो, किसी भी इस तरीके का अगर मैटर है तो आपके टर्म्स ऑफ यूज जो हैं वो साफ कहें कि आप ऐसा कोई भी कंटेंट हमारे प्लेटफॉर्म पर यूज नहीं कर सकते, अपलोड नहीं कर सकते, ट्रांसमिट नहीं कर सकते। वंस द इंटरमीडियरी हैज द नॉलेज either obtained on its own or when it is informed by person that the content being hosted by the intermediary violates the rule, it is required to initiate action for removal of such content within 36 hours। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जैसे ही किसी मध्यवर्ती संस्थान को ये जानकारी मिलती है, या तो उसे खुद पता चलता है या तो उसे कोई बताता है, जैसे ही वो जानकारी मध्यवर्ती संस्थान के पास आई, विद इन 36 आवर्स जानकारी मिलने के उस अनलॉफुल कंटेंट को आपको रिमूव करना पड़ेगा। द इंटरमीडियरी मे ऑल्सो टर्मिनेट द एक्सेस ऑफ द यूजर। साथ ही साथ जो मध्यवर्ती संस्थान है, ऐसा यूजर जो कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है अपने प्लेटफॉर्म को यूज करने से, यानी कि उसको बैन कर सकता है। तो ये बात हो गई यहाँ पे, थोड़ा सा हम लोगों ने देखा इंटरमीडियरी गाइडलाइन रूल्स 2011 को लेकर के। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे कुछ कंसर्न्स हैं जो इसी एक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। अब देखिए, इतनी सारी बातें तो हैं, इतनी सारी गाइडलाइंस तो दे दी, लेकिन कुछ चीजों को हमें देखना होगा, कुछ चीजों को हमें समझना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं। क्या है वो कंसर्न्स? इंटरमीडियरीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोहिबिट पब्लिकेशन ऑफ कंटेंट दैट threatens public health or safety. This may violate the right to free speech under Article 19(1)। अब इंटरमीडियरी से ये कहा गया है कि भाई कोई भी ऐसा कंटेंट जिससे पब्लिक हेल्थ या सेफ्टी पर खतरा आता हो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आपका आर्टिकल 19(1) में जो मेंशन है राइट टू फ्री स्पीच, उसको वॉयलेट कर रहा है। दूसरा, इंटरमीडियरीज आर रिक्वायर्ड टू डिप्लॉय ऑटोमेटेड टूल्स फॉर रिमूविंग एक्सेस टू अनलॉफुल कंटेंट। ऐसा कहा गया है इन मध्यवर्ती संस्थानों को कि आप ऐसे एल्गोरिदम्स लाएं जिससे कि किसी भी तरीके का अनलॉफुल कंटेंट जो है वो अपलोड या ट्रांसमिट या होस्ट ना हो पाए आपके प्लेटफॉर्म पे। दिस मे बी कॉन्ट्ररी टू द रीजनिंग ऑफ अ रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अब देखिए, यहां पे ये कह तो दिया है कि भाई आप ऐसे ऑटोमेटेड टूल्स को लेकर के आए, लेकिन ऐसे ही इसी एक केस में हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में जो आईटी एक्ट 2000 है उसका सेक्शन 79(3) उसको एग्जामिन किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इंटरमीडियरीज के लिए जज करना कि जो कंटेंट है उनके प्लेटफॉर्म पर वो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भाई इतना हाई वॉल्यूम में कंटेंट अपलोड होता है कि अब जो आपका मध्यवर्ती संस्थान है वो किस किस कंटेंट को देखेगा, किस किस कंटेंट को वो चेक करेगा। तो ये यहां पे एक प्रॉब्लम। तीसरा, इंटरमीडियरीज विद मोर देन 50 lakhs यूजर्स मस्ट इनकॉर्पोरेट अ कंपनी इन इंडिया। इट इज अनक्लियर एज हाउ दिस नंबर विल बी कैलकुलेटेड। देयरफॉर एन इंटरमीडियरी विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन इफ इट इज रिक्वायर्ड टू सेट अप अ कंपनी इन इंडिया अंडर दिस प्रोविजन। तीसरी एक चीज जो कंसर्न है वो ये कहा गया है कि वो हर मध्यवर्ती संस्थान जिसके 50 लाख से ज्यादा यूजर हैं उसको इंडिया में अपना एक ऑफिस खोलना पड़ेगा। अब इस पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जो नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं किसी भी इंटरमीडियरी के वो अलग अलग मेथड से कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसे नंबर 1, कितने यूजर्स उस इंटरमीडियरी के प्लेटफॉर्म पे, उस मध्यवर्ती संस्थान के प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड हैं, ये एक तरीका हो गया।
दूसरा, कितने एक्टिव यूजर्स हैं उस मध्यवर्ती संस्थान के। अब क्योंकि हमारे पास ये दो तरीके हैं, तो इसकी वजह से होता क्या है, क्योंकि कोई क्लियर कट हमारे पास मेथड नहीं है जिससे कि हम लोग ये बता सके कि अच्छा कि एक इंटरमीडियरी ने या एक मध्यवर्ती संस्थान ने 50 लाख यूजर्स क्रॉस किए या नहीं। हमारे पास ऐसे किसी मेथड की एब्सेंस है, तो ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है। अब इसके बाद यहां पे जो हम लोगों को देखना है, जो बहुत ज्यादा जरूरी एस्पेक्ट हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अपने आर्टिकल के अंतर्गत इंटरनेट का विनियमन। इस दृष्टिकोण से असहमत होना कठिन है कि इंटरनेट एक ऐसा स्थान है जहां वास्तविक और तथ्यों को ढूंढना प्रायः चुनौतीपूर्ण हो सकता है और यहां ध्रुवीकरण करने वाले विचार और भ्रामक सूचनाओं की भरमार होती है। देखिए, हम सब जानते हैं कि भाई लेजिटिमेट कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट ढूंढना इंटरनेट पर वो कई बार चैलेंजिंग होता है, जबकि आपको पोलराइजिंग, हेट स्पीच वाले या ऐसे आर्टिकल्स जो डिसइंफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे आर्टिकल्स आपको बहुत बड़ी संख्या में मिल सकते हैं। हाल के वर्षों में इस तरह की भ्रामक सूचनाओं या अफवाहों से प्रेरित हिंसा में कई लोगों की जान भी गई है। देखिए, हम सब जानते हैं कि ऐसी ही मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, ऐसी ही फेक न्यूज़ की वजह से हम लोगों ने कई सारे ऐसे इवेंट्स देखे हैं, कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जहां पे लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ गई। लेकिन इस दृष्टिकोण से सहमत होना भी कठिन है और अधिक नियम इस पुरानी समस्या को संबोधित करते हैं, जबकि प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म द्वारा इसे अब और प्रबंधित कर दिया गया है। और अधिक विनियमन से इस समस्या के समाधान के विचार को काल्पनिक या भ्रामक ही माना जा सकता है। देखिए, आप एक चीज समझिए, लोग कह रहे हैं कि आप और स्ट्रिक्ट लॉज लेकर के आओ, और स्ट्रिक्ट आप लोगों को होना चाहिए। लेकिन आप एक बात बताइए, ऐसा कोई भी कंटेंट, जैसे हम लोग अगर बात करें हिंसा भड़काने वाली उत्तेजक सामग्री या घृणा वाक से निपटने के लिए कानून पहले से मौजूद है। हेट स्पीच को लेकर के या कोई भी ऐसा कंटेंट जिसकी वजह से आप वायलेंस इन्वोक कर रहे हो, उसके अगेंस्ट लॉज हमारे पास ऑलरेडी से प्रेजेंट है। लेकिन क्या हम लोग कोई बदलाव देख पा रहे हैं उसमें? नहीं। कमी इस बात की है कि राजनीतिक संबंधितता से परे इन नियमों और कानूनों को सार्वभौमिक रूप से प्रवर्तित किया जाए। देखिए, यहां पे आपकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट चाहे कोई भी हो, यहां पे सब लोगों को एक साथ यूनिफॉर्म तरीके से यह इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई हम लोगों को ऐसे कानूनों की जरूरत है जिससे कि इस तरीके की फेक न्यूज या इस तरीके की जो मिस इंफॉर्मेशन है वो स्प्रेड ना होने पाए। यहां पे एक चीज जो हमको और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझनी है, वो यहां पे ये हो सकती है कि भाई ये जो सेंसरशिप का ये जो डर है लोगों के दिमाग में, अब जैसे कि इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहां पे सूचनाओं और विचारों का मुक्त आदान प्रदान होता है। हम सब जानते हैं कि भाई ट्रांसफर ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन होता है इंटरनेट के ऊपर। इसलिए प्रश्न ये है कि क्या इंटरनेट का गला दबाए बिना, अब देखिए इंटरनेट में अगर हम लोग चीन का एग्जाम्पल लें तो चीन ने क्या एकदम कंट्रोल, एकदम रेगुलेट करके रखा हुआ है अपने यहाँ पे इंटरनेट को। उनका अपना खुद का गूगल है, उनके यहाँ पे फेसबुक नहीं चलता है और भी बहुत सारी चीजें। तो हम लोगों का कहना यह है कि इंटरनेट हम लोगों को रेगुलेट करना है, लेकिन चाइना की तरह नहीं। क्या कभी भी इसे विनियमित किया जा सकता है? बिल्कुल सही बात है कि हम लोगों को रेगुलेट भी करना है, ये भी हमें इंश्योर करना है कि किसी तरीके की मिस इंफॉर्मेशन नहीं पास हो रही है। साथ ही साथ हमें इस चीज के ऊपर भी काम करना है कि कोई फेक न्यूज नहीं फैला रहा है। ये सब कैसे किया जा सकता है? इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता कि और अधिक नियम सेंसरशिप या कठोर नियंत्रण का ही रूप ले हो सकते हैं। ये बात सही है कि आपने ज्यादा रूल्स लगाए तो वो इंटरनेट पे भी एक तरीके की सेंसरशिप या फिर बहुत ज्यादा हार्श कंट्रोल्स हो जाएंगे। इन डिजिटल मीडिया साइट्स और पत्रिकाओं की एक बड़ी संख्या वैध पत्रकारिता को ही आगे बढ़ाती है, जिसमें न केवल गुणवत्ता प्रदान करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था होती है बल्कि वे उच्च स्तर की जवाबदेही भी रखते हैं। अब कई बार आप देखें कि भाई आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे ऐसे न्यूज पोर्टल मिलेंगे जो बहुत ही ऑथेंटिक जर्नलिज्म परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए होता क्या है कि भाई ये जो आपके न्यूज पोर्टल्स हैं सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ही नहीं देते हैं बल्कि अपनी एक क्वालिटी भी बनाए रखते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये अपनी द्वारा पब्लिश किए गए हर न्यूज के लिए आंसरेबल भी होते हैं। आगे का रास्ता हमें वो देखना, वो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। गूगल और फेसबुक जैसे मध्यवर्ती संस्थाओं मंचों के लिए नए नियमों के निर्माण और प्रयासों को सुविचारित और संयत होना चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोगों को नए डिसीजंस लेने पड़ेंगे और साथ ही साथ इंश्योर करना पड़ेगा कि हाँ भाई इन सब जो भी हम नए नए इनिशिएटिव्स लें, नए नए डिसीजंस लें, उन सब का हम लोगों को एक विजिबल चेंज दिखाई दें। हमें बहुत ज्यादा हार्श नहीं होना है, लेकिन हम लोगों को यह इंश्योर करना है कि किसी तरीके की मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड ना की जाए।
इन प्लेटफॉर्मों पर पोस्ट की गई सामग्री के लिए उन पर एक उच्च स्तर की देयता या उत्तरदायित्व लागू करने के पूर्व के प्रयास कानूनी समीक्षा के समक्ष टिक नहीं पाए थे, जहां आईटी कानून 2000 की धारा 79(1) से उन्हें कुछ सुरक्षा या उन्मुक्ति प्राप्त है। अब आप एक चीज ये समझिए, देखिए बहुत जरूरी यहां पे जो आईटी एक्ट है उसका सेक्शन 79 वहां पे ये क्लियरली बोला गया है कि भाई जो भी इंटरमीडियरी है उसके प्लेटफॉर्म पर कोई भी इंफॉर्मेशन यदि अपलोड हुई है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है। तो हम लोग यहां पे ये बात जो कह रहे हैं कि भाई गूगल, फेसबुक, इन सब इंटरमीडियरीज को और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, तो ये इनिशिएटिव उन्हें अपने एंड पे लेना पड़ेगा। हम लोगों ने कोशिश करी है कि भाई हम लोग उनको कानून के दायरे में ला करके उनके ऊपर कुछ रेगुलेशंस ला सकें, लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं, कुछ प्रावधान ऐसे हैं हमारे आईटी एक्ट 2000 में, जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन 79, जिससे इनको पूरी छूट मिलती है। केवल और अधिक नियमों को थोपे जाने के बजाय एक उदार और सुविचारित हस्तक्षेप वांछित उद्देश्यों की पूर्ति में अधिक सहायक होगा। हम सब ये जानते हैं कि भाई देखिए ज्यादा नियम अगर आपने थोपे तो उससे होगा कुछ नहीं, उससे आप जो है वो इंटरनेट को बहुत ज्यादा रेगुलेट कर लेंगे, सेंसरशिप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई हम लोग मिल करके कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लें जिससे जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि इंटरनेट भी रेगुलेट रहे, किसी तरीके की फेक न्यूज ना स्प्रेड हो, कोई भी व्यक्ति मिस इंफॉर्मेशन ना स्प्रेड कर सके, और साथ ही साथ हम लोग ये भी कह सकें कि भाई हमारे यहां पे जो इंटरनेट की यूसेज है वो एकदम एप्रोप्रिएट है, वो एकदम परफेक्ट है। फेक न्यूज या मिस इंफॉर्मेशन हमारे यहां पे बिल्कुल भी फैलाई नहीं जाती है। यहां पे स्टूडेंट्स आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, देखिए ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि फेक न्यूज से हमको लड़ना है, यहां पे हम लोगों को खुद से भी कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। जैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता है ना, हमें उसको बहुत फॉलो करना पड़ेगा, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये अपने लोगों के बीच में हम लोगों को डिजिटल लिटरेसी इसको बढ़ाना पड़ेगा। व्हाट्सएप पर आई हुई हर न्यूज वो सही नहीं होती है, उसको चेक करिए। लोगों के अंदर ये डिजिटल लिटरेसी हमको इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स ये कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग फेक न्यूज से और मिस इंफॉर्मेशन से लड़ सकते हैं। आज के एडिटोरियल के बिहाफ पे जो आपका क्वेश्चन है वो ये कि सामाजिक मीडिया शासन को अधिक से अधिक लोकतांत्रिकरण के लिए सक्षम बनाता है। इस पे आप लोग समीक्षा करिए इसकी। तो स्टूडेंट्स ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को एडिटोरियल एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।